हेलो गाइस, एम आचार्य। आई वेलकम टू इन गौतम आचार्य एकेडमी। मैं आज आपको मैकेनिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो ऑल जे एग्ज़ाम पर्पस और एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो प्लीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, जिससे मैं आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है गाइज। और हाँ, मैं आने वाले टाइम में लेखपाल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौतम आचार्य एकेडमी। ठीक है गाइज, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द टर्म फोर्स में बी डिफाइन एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द destroy और टेंड्स टू destroy द मोशन। इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन दी गई है और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा फोर्स है वो किसी भी मोशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और मोशन दे भी सकता है। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि फोर्स हमारा वो कोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को मोशन दे भी सकता है और उस बॉडी के मोशन को रोक भी सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो हाँ, जो गिवन डेफिनेशन है वो फोर्स की सही डेफिनेशन है। तो जो हमारा जो आंसर होने वाला है सही, हमारा आंसर होगा ए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में, तो यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड हमें कुछ उसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट ए देखते हैं सबसे फर्स्टली, चेंज इट्स मोशन। यस, तो फोर्स हमारा मोशन को चेंज कर सकता है, सही है। बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, हाँ, जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी को बैलेंस भी कर सकता है। गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेंथ इन इट, हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो एंटी रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होता है उसको हम इंटरनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ठीक है, जो हमारे तीनों गिवन हैं वो सही हैं, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। तो जो बॉडी, किसी बॉडी पे जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसको हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हाँ, मतलब क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी बॉडी के एफर्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हाँ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यस ये भी ठीक है, क्योंकि हमें ये सबसे पहले डिटरमाइन लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे वर्क कर रही है। नेचर ऑफ द फोर्स, हाँ, तो जो भी हमारा फोर्स है उसका नेचर हम फर्स्टली चेक करेंगे, पुश है या फिर पुल है। तो जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं उन पर देखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमें क्वेश्चन की द यूनिट ऑफ द फोर्स इन एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट की, फोर्स की एसआई यूनिट को पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइन। डाइन हमारी ये भी फोर्स की यूनिट होती है, बट एसआई यूनिट नहीं होती, हमारी सीजीएस यूनिट होती है। किलोग्राम हमारी मास की यूनिट है, न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट होती है। तो सी हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमारा एसआई में होता है। जो वाट होती है हमारी पावर की यूनिट होती है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 kg ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, हम फिफ्थ क्वेश्चन पे देख रहे हैं, जो 1 किलोग्राम फोर्स है हमारा किसके ऊपर हो जाएगा। तो अगर हम फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mg। ठीक है, अब वहाँ पे 1 किलोग्राम के लिए पूछा था, m की वैल्यू हमारी बल हो जाएगी और g की हम जानते हैं कि 9.8 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 हमारा आंसर आने वाला है न्यूटन में। ठीक है, तो हमारा आंसर मतलब कौन सा सही होगा, हमारा सही होने वाला है सी, 9.8 न्यूटन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो जो रिजल्टेंट होते हैं, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सेम इफेक्ट डालता है और ऑल गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन, जो भी टोटल फोर्स, जो भी हमारे अगर 2 फोर्स लगे हैं तो उनके ही इक्वल फोर्स, मतलब उनका जो हमारा समेशन होता है उसके इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगता है, तो वो सेम होता है, इसलिए हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम 7 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जो हमारा प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन या फिर रिजोल्यूशन।
तो हमारा रिजोल्यूशन हो जाए जब भी, क्योंकि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाए तो हम उसको रिजोल्यूशन में तोड़ देते हैं, जिससे हमारा निकल जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज द। तो यहाँ पर जो फोर्स के रिजोल्यूशन की बात चल रही है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम होता है रिजोल्व पार्ट नंबर ऑफ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन, हम उसको रिजोल्व करते हैं। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स ये ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ हमारा सी ऑप्शन, हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि मान लो कोई एक बॉडी है हमारी इस तरह से, और हमारी उस बॉडी पे यहाँ पे कोई पी फोर्स लगा है, तो इसकी जितने भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ तक भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, उस पर हमारे सभी पी फोर्स लगने वाला है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन पर जहाँ तक वो जाएगी इक्वली फोर्स हमारा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वेक्टर मेथड टू द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्सेस। जो वेक्टर मेथड होता है रिजल्टेंट फोर्स का, उसको हम पॉलीगन लॉ बोलते हैं। सही है, क्योंकि चलो देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा कोई ट्रिंगल है, ट्रिंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इधर को हमारा P1 लग रहा है और ये हमारा P2 लग रहा है और ये हमारा इसका P3 लग रहा है, ठीक है, 3 फोर्स हमारे लग रहे हैं इस पर। तो जब ये हम क्लोज कर लें तो हम इसको पॉलीगन लॉ बोलते हैं, जब हमारा ये इक्विलिब्रियम में हो। अगर हमारे तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे तब हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन। तो सही है, मतलब हमारा क्या होगा, ये आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। जब भी कोई टू फोर्स हमारे थीटा एंगल पर लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है हमारा वो कितना होगा, एट एन थीटा एंगल। तो हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई फोर्स है, ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल पे लग रहे हैं, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। तो इनके बीच जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसको हम R से शो करते हैं। ठीक है गाइस, तो उसका जो फॉर्मूला, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है R इक्वल टू आता है अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कोस थीटा। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन है, हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी सही होने वाला है, क्योंकि ये हमारा आर के इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। जब भी कोई टू फोर्स हमारे थीटा एंगल पर लगते हैं उसका रिजल्ट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स ऑफ P। जब भी कोई अल्फा एंगल हमारा P फोर्स के साथ बनता है उसका, तब हम देखते हैं उसका रिजोल्व पार्ट हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास फोर्स ऑप्शन है tan अल्फा P sin थीटा अपॉन P प्लस का Q थीटा, और B है हमारा ये। बट हम जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन हमारा सी सही होने वाला है, क्योंकि tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P प्लस का Q कोस थीटा होता है। मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, जो भी हमारे आंसर गिवन होंगे सेम होंगे और बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बट हमको इजीली याद कर सकते हैं कि हम पता है tan, अगर उसने P की डायरेक्शन से पूछा है तो जो हमारा P है वो P हमारा फ्री रहने वाला है। बट फिर में बट एक चीज़ और देखेंगे, अगर मान लो हमारे यहाँ पर tan अल्फा है तो यहाँ पर भी tan अल्फा बनने चाहिए, मतलब साइन ऊपर रहेगा और कोस नीचे रहेगा, क्योंकि हमारा रहने वाला है। तो हमारा tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P प्लस का Q कोस थीटा है, मतलब tan बनना चाहिए और हमारा P फ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर Q की डायरेक्शन से बनेगा तो हमारा Q यहाँ पे रहने वाला है और P ऊपर रहने वाला, बाकी tan सेम बनेगा, उसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q P ग्रेटर देन एक्टिंग एट लॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाई। जब भी टू फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है। ये हमारे टू फोर्स है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है।
तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो बीच का एंगल कितना है हमारा 180। ठीक है, जब हमारे 180 होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था हमारा फॉर्मूला ये था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा। तो जब मैं कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कोस 180 रखूँगा तो हमारा माइनस आ जाएगा। जब हमारा माइनस आ जाएगा, हमारा जब थीटा की वैल्यू हम कितनी रखने वाले हैं, 180 रखने वाले हैं, तो जब हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे और जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है p माइनस क्यू आने वाला है। तो हम इसको वैसे भी याद कर रख सकते हैं कि जब भी कोई हमारे टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है 180 होगा और जो रिजल्टेंट होगा p माइनस क्यू होगा। ठीक है गाइस, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय, टू हमारे इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स p और थीटा एंगल पर लग रहे हैं, तो हमारा कितना होगा, मतलब p बराबर p क्यू है, यहाँ पर हमारा p बराबर क्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर हम जब सोल्व करेंगे फॉर्मूले में रखने के बाद इसको पी स्क्वायर और 2p² और कोस थीटा, तो हमारा पी स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है गाइस, हमारा 2 बन जाएगा, 2 भी कॉमन करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2p कोस थीटा बाई 2, मतलब हमारा ऑप्शन रहने वाला है 2p कोस थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स इज इक्वल टू p एंड एक्टिंग एट द राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 पे लग रहा है हमारा, मतलब हमारा 90 होगा दोनों के बीच में, राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो हमारा जब थीटा हमारा 90 हो जाएगा, थीटा हमारा 90 हो जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है p स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की 90 हो जाएगी तो हमारा जो पूरा पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो हमें p पे रखेंगे तो हमारे यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो हमारा अंदर रहने वाला √2। तो जो हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम देखते हैं 15 क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। तो पूछा मैक्सिमम कितने एंगल पर होता है और मिनिमम कितने एंगल पर होगा। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू, हम कोस थीटा की वैल्यू हमारी 1 होती है और कोस 180 की वैल्यू हमारी -1 होती है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि 0 लेंगे हम तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी और कोस 180 की वैल्यू हमारी -1 होगी, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द फोर्स देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्स, इसमें तो जो रिजल्टेंट है वो टू इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड आइदर द फोर्स, तो एंगल बिटवीन कितना रहना चाहिए उनके बीच का। तो हमारा जब सेम लगेगा तो हमारा 120 हो जाएगा तीनों के बीच में, तब हमारा जो फोर्स है ऐसे बनने वाला है, क्योंकि हमारे 3 फोर्स लग रहे हैं, ये और ये 120 रहेगा, ये हमारा P है, ये हमारा Q है और नीचे वाला हमारा R हो जाएगा, और तीनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा 120 हो जाएगा, 120 डिग्री। इधर भी हमारा कितना 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, गिवन द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स P एंड Q इफ Q इज डबल्ड। अगर हम Q को डबल्ड कर दें तो न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाता है, तब जो हमारा P है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तब उस केस में हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है सोल्व करने के बाद में गाइस वो हमारा आने वाला है Q बराबर हमारा R आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं 18, टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन एंगल ऑफ 120, बिगर फोर्स 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट फोर्स। तो जो हमारा टू फोर्स अगर 120 डिग्री लग रहा है और जो हमारा बड़ा फोर्स है 40 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो हम फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं tan अल्फा बराबर
क्यू साइन थीटा और अपॉन हमारा पी प्लस का क्यू कोस थीटा। क्योंकि हमारा 90 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कोस 1090 रख देंगे तो हमारी निकाल लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे गाइस तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर आने वाला है इसका 40 न्यूटन। ठीक है गाइस, हमारा 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कितना हमारा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द कंपाउंड लीवर हैव गो टू द सेम मीनिंग। हाँ, जो लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज मतलब सेम मीनिंग होती हैं। तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसको हम एम से शो करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, कि हम कितना लोड लगा रहे हैं और कितना हम लोड लगा रहे हैं और उससे हम कितना एफर्ट उठा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसी को हम लीवरेज भी बोलते हैं, लीवरेज। तो हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है गाइस, ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्स हमारे कब इक्विलिब्रियम में होंगे, ऑल ऑफ द फोर्स आर इक्वल इंक्लाइंड, सम ऑफ द ऑल फोर्स इज जीरो, सम ऑफ द रिजर्व पार्ट में वर्टिकल नहीं। जो ऑल फोर्स जो है हमारे कंडीशन मतलब क्या होना चाहिए, हमारा समीशन एच बराबर 0 होना चाहिए और समीशन बी बराबर भी हमारा 0 होना चाहिए। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल लग, जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन 0 होना चाहिए और जितने भी हमारे वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन भी हमारा 0 होना चाहिए, तभी हमारी कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन है तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, सम ऑफ द ऑल फोर्स इज 0। मतलब हमने क्या बोला था, समीशन एच 0 होना चाहिए और समीशन बी हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है गाइस, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में गिवन है हमारा, इफ़ ए नंबर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नंबर ऑफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी गिवन पॉइंट रिजल्टेंट गिवन बाय। तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है हम कैसे निकालते हैं, जितने हमारे वर्टिकल फोर्स हैं वो जितने हमारे हॉरिजॉन्टल है उनका जो समीशन होगा स्क्वायर का वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। इसे देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा एच को शो कर रहा है और ये हमारा वर्टिकल को शो कर रहा है, तो इसका जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मान लीजिए ये हमारा बी है तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होगा, क्वेश्चन नंबर 22, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है देख रहे हैं। क्वेश्चन 22, सो द टू इक्वल फोर्स एट राइट एंगल एक्टिंग एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द फोर्स आर एक्टिंग एलोंग देयर बाइसेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारे फोर्स पी है, अगर पी है तो उसका जो रिजल्टेंट रहने वाला है हमारा कितना रहेगा। तो जो मैंने अभी बताया, जब फोर्स हमारे इक्वल होंगे, कितने, जब हमारे फोर्स पी और क्यू हमारे बराबर हो जाएंगे और जो थीटा की वैल्यू है जो हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो जो हमारा रिजल्टेंट है, हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमारा आ जाएगा √2p, √2p हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है गाइस, तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द नंबर ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सच दैट। तो जो हम इंक्लाइंड निकालते हैं कि हमारा इंक्लाइंड एंगल कितना होगा, तो हमारा उसका फॉर्मूला tan थीटा बराबर डेल बी ओवर डेल एच होता है। मतलब हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, tan थीटा बराबर बी अपॉन एच हमारा होता है समेशन। ठीक है गाइस, देखिए 24,
द ट्रायंगल लॉ ऑफ द फोर्स स्टेट दैट इफ टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑल द particular respectively in the magnitude and the direction by the two sides of the triangle taken in order, then the resultant will represent magnitude and direction by third side of the triangle। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कोई भी एक हमारा ट्रिंगल है, ठीक है गाइस, तो टू फोर्स मान लीजिए ये पी, ये क्यू और ये हमारा पी, ये हमारे टू आर्म को शो कर रहे हैं। तो इसकी जो थर्ड आर्म है ये हमारी रिजल्टेंट को शो करेगी, ये कह रहे हैं। तो इसी को जब ऐसा हो कि हमारा जो भी पॉलीगन है वो क्लोज्ड होगा, उसमें से एक आर्म उसकी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इसको लॉ ऑफ ट्रिंगल, अगर हम ट्रिंगल किसकी बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ट्रिंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि हमारे टू आर्म फोर्स को शो कर रही है और हमारा जो थर्ड आर्म हमारा रिजल्टेंट को शो कर रही है। तो हमारा जो आंसर है, जो गिवन थ्योरी है वो हमारी सही है, मतलब हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि द पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्स स्टेट दैट इफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली particle will represent in the magnitude and the direction by the side a polygon taken in order, then resultant is represented in the magnitude and direction by the closing side of the polygon in the opposite direction। मतलब कोई भी पॉलीगन है, मान लीजिएगा जी ये हमारा कोई भी पॉलीगन है, ठीक है गाइस। तो अगर ये हमारा फोर्स लगे हैं, ये हमारा P1 है, P2 है, P3 है, ये हमारा P4 है, ये हमारा P5 है। तो हमारा इसकी जो रिमेनिंग है ये हमारे इसके रिजल्टेंट को शो करती है, फिर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द पॉलीगन्स, जिसको हमेशा डायग्राम मेथड से रिजल्टेंट को निकालते हैं। ठीक है गाइस, और जितनी भी आर्म होंगी सारी फोर्स एक्ट होंगी, और जो हमारी रिमेनिंग आर्म होगी जो पॉलीगन को क्लोज करेगी, ये देखिए ये हमारे इसको क्लोज कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ द पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्सेस। अगर ये हमारा ट्रिंगल बनता है तो हम इसको बोलते हैं द ट्रिंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस। ठीक है गाइस, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द कॉनकरेंट फोर्स आर दोज फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारे कौन करंट फोर्स कौन सा होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन करंट फोर्स हमारा कौन सा होता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, हमारा कौन करंट फोर्स और एक हमारा कोप्लेनर फोर्स। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कौन करंट फोर्स की। तो कौन करंट हमारा कौन सा होता है, मान लें कहीं भी हमारे फोर्स लगे हैं, हमारे बहुत सारे फोर्स लगे हैं, ठीक है गाइस। अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन मान लीजिए हमारा P1 था, ये हमारा P2 है, ये हमारा P3 है और ये हमारा P4 है। तो इन सभी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारी एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। ठीक है, अगर हमारी लाइन ऑफ एक्शन एक सेम पॉइंट पर मीट करती है तो हम उन सभी फोर्स को बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। ठीक है गाइस, सर देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो एक फोर्स हमारा ये है, एक फोर्स हमारा ये लग रहा है और एक फोर्स हमारा ये लग रहा है। तो देखिए 1 2 और 3, तो हमारा 1 और 2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, तो हमारे 1 और 2 कैसे हो जाएंगे, हमारे कॉनकरेंट फोर्स होंगे। जबकि 3 की जो लाइन ऑफ एक्शन है हमारी अपोजिट वे मिल रही है। ठीक है, तो हमारे 1 और 2 हमारे कैसे हैं, ये जो हमारे फोर्स है कॉनकरेंट फोर्स हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कोप्लेनर फोर्स की, तो हमारे कोप्लेनर कैसे होते हैं, जो हमारे एक ही प्लेन में बन रहे हों। मान लीजिए ये है, ये और हमारे ये 1, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमारे जो चारों फोर्स हमारे एक ही प्लेन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक बिंदु पर मीट नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर, इसकी इधर, ठीक है, और इसकी इधर। तो हमारे चारों फोर्स कहते हैं, हमारे फोर्स है ये, हमारे चारों फोर्स कहलाएंगे कोप्लेनर फोर्स, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो सेम पॉइंट पर मीट नहीं कर रही है, बट ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सेम प्लेन में कर रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स। ठीक है गाइस, बट हम बात करते हैं क्वेश्चन, हम अभी नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की, जहाँ पर गिवन है कॉनकरेंट फोर्स आर दोज फोर्स हुज लाइन ऑफ द एक्शन। अभी मैंने बताया था कॉनकरेंट फोर्स कौन से होते हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सेम पॉइंट पर लाई करती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा
सही हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लाइन ऑफ द लाइन सेम पॉइंट, नहीं सॉरी, हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी, क्योंकि हमारे यहाँ मीट एट वन पॉइंट, द कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट सेम पॉइंट, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, तब इसका बनाएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं इतने रहने देते हैं। थैंक यू गाइज।